सो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज से 2500 साल पहले चीन में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति का जन्म हुआ था और वो अपने समय के बहुत ही होशियार और समझदार लोगों में उनकी गिनती होती थी। उस इंसान का नाम था लाओ त्से और उस समय के जो राजा थे वो भी लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के कायल थे। वो उनकी बहुत इज्जत किया करते थे, बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे, क्योंकि वो उनके बुद्धिमत्ता के किस्से कई बार सुन चुके थे और कभी ऐसा भी हुआ था कि वो उसके गवाह भी रह चुके थे। इसी से रिलेटेड आज की हमारी कहानी है कि क्या हुआ जब राजा ने ये तय किया कि क्योंकि लाओ त्से बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो चलिए उन्हें राजकीय न्यायाधीश बना देते हैं, यानी उन्हें सारी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उन्हें संभालने देते हैं और वही तय करेंगे कि कौन गुनहगार है, कौन किसने जुर्म किया है और किसने जुर्म नहीं किया है। ओके, वही न्याय करेंगे, बेसिकली न्यायाधीश वही होंगे, यानी जज वही होंगे। एक बार की बात है कि राजा ने, उस समय के जो चीन के राजा थे, उन्होंने लाओ त्सु को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, आदरणीय हे महापुरुष, हे ज्ञानी, हे संत, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे राज्य के न्यायाधीश बन जाएं, राजकीय न्यायाधीश बन जाएं। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने बेसिकली नहीं पाता जो इस जिम्मेदारी को आपके अलावा बहुत अच्छे तरीके से निभा सके। ऐसा राजा का मानना था। लाओ त्सु ने इस आवेदन को बड़ी ही विनम्रता से सुना और वो चुप हो गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। और ना ही लाओ त्सु के चेहरे के ऊपर कोई हाव भाव आए। तो राजा को थोड़ा सा अटपटा लगा। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप क्या मेरे इस डिसीजन से खुश नहीं हैं, क्या आप मेरे इस निर्णय से खुश नहीं हैं? लाओ त्सु ने कहा कि देखिए राजन, मैं बन तो जाऊंगा लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं बहुत दिनों तक बना रह सकूंगा, क्योंकि समाज के और मेरे सोचने के बुनियादी ढांचे में ही बहुत फ़र्क है। मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ और आपका समाज और आप अलग तरीके से सोचते हैं। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका जैसा मन करे आप उस तरीके से न्याय कीजिए, मैं आपको फ्री हैंड देता हूँ। ना मैं ना कोई अधिकारी आपके बीच में आएगा, ना आपके किए गए न्याय के ऊपर कोई सवाल खड़ा किया जाएगा कभी भी। लाओ त्सु ने कहा कि देखिए महाराज, आप ये कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्योंकि समाज के बुनियादी ढांचे के अंदर ही दिक्कत है, तो आपको बहुत जल्दी अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा। देख लीजिए आप, ये आपका निर्णय बहुत जल्दी चल नहीं पाएगा। लाओ त्सु लगातार इस चीज़ की विनती कर रहे थे कि नहीं नहीं, आप मुझे न्यायाधीश ना बनाएं, मैं इस पद के योग्य बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन राजा क्योंकि बहुत बड़े फ़ैन थे और वो बहुत मानते थे लाओ त्सु को और उनकी समझदारी के बड़े कायल थे, तो राजा भी नहीं माने। राजा ने भी ज़िद पकड़ ली कि नहीं नहीं, न्यायाधीश बनेंगे तो आप ही बनेंगे। तो जब लाओ त्सु ने देखा कि राजा नहीं मान रहे हैं और बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, तो लाओ त्सु ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं बन जाता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि आपको मुझे न्यायाधीश नहीं बनाना चाहिए था। चलिए, ये कहानी का एक हिस्सा था। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। जब लाओ त्सु पहले दिन आते हैं और अपना पहला केस सुनते हैं, तो पहला ही केस उनके सामने आता है कि नगर का जो सबसे बड़ा धनपति था या सबसे बड़ा जो सेठ था उस समय के चीन का, उसके यहाँ से केस आया था और चोरी का केस था और किसी चोर ने उनके यहाँ पर चोरी कर ली थी और चोर पकड़ा गया था। तो धनपति भी साथ में आया हुआ था, उस चोर को भी पकड़ के लाया गया था लाओ त्सु के सामने, लाओ त्सु के कोर्ट के अंदर। और धनपति कह रहा था कि भाई ये देखिए, ये चोरी करते हुए ये इंसान पकड़ा गया है, ये रहा सबूत, ये रहे गवाह, और आप इसे चोरी की सज़ा सुनाइए। जो भी चोरी करने की जो भी सज़ा है वो आप इस व्यक्ति को दीजिए। लाओ त्सु ने पहले पूरा केस सुना, पूरा देखा और सब कुछ सोचने समझने के बाद लाओ त्सु ने सज़ा सुना दी। और सज़ा ऐसी सुनाई कि आपका दिमाग भी चकरा जाएगा उस सज़ा को सुन के। लाओ त्सु ने कहा कि
6 महीने की सज़ा तो इस चोर को मिलेगी चोरी करने के लिए डेफिनेटली, लेकिन 1 साल की सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। तुम्हें मतलब सेठ को, जिसका धन चोरी हुआ था, उसको भी 1 साल की सज़ा सुना दी लाओ त्सु ने। अब वो सेठ तो बौरा गया सुनने के बाद कि भाई ये क्या बात हुई, मेरे ही घर तो चोरी हुई है और डबल सज़ा आप मुझे सुना रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, आप मुझे ये लॉजिक तो बताइए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, आप ऐसा मुझे इतनी भयंकर सज़ा मुझे क्यों सुना रहे हैं? जिसने चोरी की है उसे तो 6 महीने की सज़ा और मुझे 1 साल की सज़ा। लाओ त्सु ने कहा कि तुम इस नगर के सबसे बड़े धनपति हो, तुमने इतना ज़्यादा धन अपने पास इकट्ठा कर लिया है, इतना ज़्यादा रुपया पैसा अपने पास इकट्ठा कर लिया है कि चोरी होगी ही, सब चोरों की नज़र तुम्हारे ऊपर लगेगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से सबके मन के अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही है, क्योंकि तुमने इतना धन अपने पास इकट्ठा कर लिया है। तुम्हारी वजह से समाज के अंदर चोर पैदा हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। अब वो सेठ तो पागल हो गया, ये कैसा लॉजिक है? हालांकि लाओ त्सु ने बिल्कुल तर्क सिद्ध बात कही थी कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेते हैं और उसे शो ऑफ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरों की नज़र आपके ऊपर जाएगी, और ना सिर्फ दूसरों की नज़र आपके ऊपर जाएगी बल्कि दूसरों के अंदर आपके प्रति जलन ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। ओके, लालच का भाव पैदा हो जाएगा। तो अब लाओ त्सु क्योंकि न्यायाधीश थे और उनका डिसीजन जो था वो फाइनल था, तो उसको 1 साल की सज़ा सुना दी गई, 6 महीने की सज़ा चोर को, 1 साल की सज़ा सेठ को। लेकिन सेठ ने एक निवेदन किया कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं एक बार राजा से मिल लूँ ज़रा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा जेल, आप मुझे भेजना चाहो तो। लाओ त्सु ने कहा ठीक है, आप जाके राजा से बात कर सकते हो। अब राजा सेठ जो है वो राजा के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे इंसान को तुमने न्यायाधीश बना दिया है, कैसे इंसान को तुमने जज बना दिया, इसने तो मुझे ही 1 साल के लिए अंदर भेज दिया और चोर को 6 महीने की सज़ा सुनाई है, और अगर इसके हाथ मेरे गले तक पहुंच गए हैं तो तुम भी बहुत दूर नहीं हो, तुम्हें भी ये किसी न किसी जुर्म में इसी तरह की उठपटांग कोई सज़ा सुना देगा और तुम्हें ठूस देगा। तो राजा ने कहा कि हुआ क्या, आप मुझे पूरा किस्सा तो बताओ, हुआ क्या पूरा, आप मुझे सिचुएशन बताओ तभी तो मैं समझ पाऊँ। तो राजा ने जो सेठ था उसने राजा को पूरी कहानी बता दी शुरुआत से लेकर आखिर तक, कि मेरे घर में चोरी हुई थी, इस चोर ने चोरी की थी, मैं लाओ त्सु के कोर्ट में गया, उसने इस चोर को 6 महीने की सज़ा और मुझे 1 साल की सज़ा सुना दी, और उसने रीज़न ये बताया कि भाई मैंने इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया है तो मेरी वजह से चोर पैदा होंगे, तो मैं ज़्यादा बड़ा अपराधी हूँ। सो राजा तो सुन के घबरा गया, राजा को भी ये लॉजिक समझ में नहीं आया, नहीं समझ में तो बेसिकली आ गया था, बट राजा इस चीज़ से घबरा गया कि बात तो सही है कि अगर इस टाइप के डिसीजन तो मैंने भी लिए और सबसे ज़्यादा तो धन मेरे ही पास है, क्योंकि मैं राजा हूँ, सबसे ज़्यादा धन तो मेरे ही पास है, आज नहीं तो कल ये मुझे भी सज़ा सुना देगा। तो राजा तुरंत भागते हुए गए लाओ त्सु के पास और उन्होंने कहा कि महाराज आप हमें माफ़ कीजिए, आप हमारी इस गद्दी से, इस राजन्यायिक की गद्दी से, जो जज हैं इससे उतर जाइए, क्योंकि आपके जो न्याय करने का तरीका है वो हमारे फ्रेमवर्क में फ़िट नहीं बैठता। तो लाओ त्सु ने हंसते हुए कहा कि राजा जी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, महाराज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो बेसिक बुनियादी डिफरेंस है वो आपके सोचने के तरीके में और आप मेरे सोचने के तरीके में और आपके समाज के सोचने के तरीके में अलग है, मैं इस फ्रेमवर्क में फ़िट नहीं हो पाऊँगा। मैं जो न्याय करता हूँ मैं ताव के हिसाब से न्याय करता हूँ, बैलेंस के हिसाब से न्याय करता हूँ, जिस हिसाब से बैलेंस बन सकता है, और मैं आपके समाज को खुश करने के लिए न्याय नहीं करने वाला हूँ। तो इस छोटी सी कहानी से हमें बैलेंस करने का तरीका सीखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर एक साइड पे अगर चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड क्रेविंग जो है वो बढ़ जाएगी। चोर इसी वजह से पैदा होते हैं किसी भी समाज के अंदर जहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा और वो उसे दिखाने लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसके मन के अंदर लालच पैदा होगा ही होगा, आकर्षण पैदा होगा ही होगा। तो और वो उस पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सीधा रास्ता ले, वो हमेशा कोई ना कोई टेढ़ा रास्ता ही लेगा, ज़्यादातर केसेस में यही होगा। तो चलिए आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को अब यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।